हाँ, कहाँ पढ़ रहे थे हम लोग? रेस्पायरेशन पढ़ रहे थे, रेस्पायरेशन। चलिए अब हम लोग देखो, देखिए बेटा, हम लोग पढ़ते हैं रेस्पायरेशन, क्लास 7 से ही पढ़ते आ रहे हैं रेस्पायरेशन, क्लास 7 से। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस जो होते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं वो मतलब इससे बनते हैं, लेकिन उतने नहीं बनते हैं जितने बनने चाहिए, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे बोर्ड में फिक्स रहते हैं। हाँ ठीक है, गुड बेटा। चलो, तो रेस्पायरेशन, अगर इसको थोड़ा देर के लिए हम थोड़ा सा स्टॉप कर ले, थोड़ा देर के स्टॉप कर ले। अच्छा, कितने इतने यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है, जो ये जानते हैं वो ब्रीदिंग। कुछ लोग तो ऐसे हैं इस धरती पे, ठीक है, इस धरती पे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ अच्छे लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भैया रिस्पायरेशन और ब्रीदिंग दोनों सेम है। लेकिन हम जैसे दुष्ट भी इस धरती पे प्रेजेंट है, ठीक है। हम कहते हैं क्या कि भैया ब्रीदिंग कुछ और है और रेस्पायरेशन कुछ और है। चलिए हम देखते हैं क्या कहते हैं। हम जो कहते हैं और लगभग लगभग जो दुष्ट होता है उसी की आवाज जो है वो ज्यादा गूंज रही है आजकल, ठीक है। तो ब्रीदिंग, ब्रीदिंग देखते हैं क्या है कि इन एंड आउट ऑफ गैस, इन एंड आउट ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इन एंड आउट यानी गैस को लेना और गैस को निकालना ही क्या कहलाता है? ब्रीदिंग कहलाता है। अब कुछ बुक में आपको ब्रीदिंग का मिलेगा, ये भी मिल सकता है कि टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग, दैट इज आल्सो करेक्ट, ठीक है। लेकिन अग कुछ कुछ केसों में जैसे एल्गी पढ़ेंगे आप लोग, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज पढ़ेंगे, वो क्या करते हैं भाई, ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उनके केस में ब्रीदिंग नहीं कह सकते हो। कि हम लोगों के केस में अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज ब्रीदिंग, तो आप सिंपल ये कह सकते हो टेकिंग ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग। या तो ये कहिए, जो केवल ह्यूमन बींग के लिए मैक्सिमम टाइम, ये मैमल्स के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है, ऑल मैमल्स के लिए एप्लीकेबल है। बट अगर आप नॉर कॉमन बोलना चाहते हो तो बोलो कि इन एंड आउट ऑफ गैस इज कॉल्ड ब्रीदिंग, सिंपल, ठीक है। सबको समझ में आ गया होगा ये पॉइंट्स। चलिए अब अब आते हैं अपने रेस्पायरेशन पे, ठीक है। देखो ध्यान से, रेस्पायरेशन को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम थोड़े से दुष्ट प्रवृत्ति के इंसान हैं, तो हम रेस्पायरेशन को थोड़ा सा चेंज करके पढ़ेंगे। देखो बेटा, रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन देखो, हम लोग कोई भी चीज खाते हैं, कोई भी चीज हम लोग खाते हैं, ठीक है, चाहे एक पौधा होता है वो खाना बनाता है, क्या बनाता है, C6H12O6 बनाता है। एक गन्ना है, गन्ना दैट इज शुगर केन है, शुगर केन फ्रूट है, तो फोटोसिंथेसिस की वजह से वो कार्बन डाइ वो C6H12O6 बनाएगा, दैट इज करेक्ट वन। C6H12O6 बनाएगा, दैट इज करेक्ट वन। हम लोग जो खाना खाते हैं वो भी जो है वो C6H12O6 में होता है, यानी हमारी बॉडी हुआ या प्लांट बॉडी हुआ, दोनों में क्या होगा, C6H12O6 होगा, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि जो C6H12O6 होता है, पहले हम एनिमल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनिमल्स के बारे में पहले पहले कुछ बातें सोच लीजिए। देखो, जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, प्रॉपर ऑक्सीजन लेते हैं, एकदम प्रॉपर ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं, जैसे निश्चिंत होकर के बैठे हुए हैं, मेरे को कोविड वगैरह नहीं है, तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन जी भर के क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, ठीक है। तो ये बेचारा क्या हो जाता है, ये बड़ा मॉलिक्यूल इस ऑक्सीजन की वजह से टूट जाता है और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस रिलीज करता है वाटर, प्लस रिलीज करता है एनर्जी। यही आप लोग याद कर लीजिए एक पॉइंट कि करेंसी ऑफ एनर्जी इज एटीपी, और ये अप्रोक्सीमेटली 38 एटीपी एनर्जी रिलीज करता है। ये क्वेश्चन एनटीएससी में पूछा जा चुका है। गुड, सो चलो चलो आगे चलते हैं। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, आज कितने लोगों को पैसे जीतने हैं?
कितने लोगों को पैसे जीतने हैं, जरा हम देखते हैं किसके पेटीएम में कितने जाते हैं, किसको किसको जीतना है। क्वेश्चन तभी तभी पूछेंगे क्वेश्चन, अदरवाइज हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। चलो विनीत मौर्य, गुड। चलो चलो आज देखते हैं किसके पाले में कितना जाता है, आज देखते हैं किसके पाले में कितना है दम। जम के रखना कदम। अरे तो सोहम भाई, अब दे रहे हैं, जब कुछ मतलब गिफ्ट दे रहे हैं, मतलब कुछ पैसे जा रहे हैं, तो क्वेश्चन शुड नॉट बी इजी, क्वेश्चन तो इजी नहीं रहेंगे ना। ठीक है, तो कैसे अब हम फ्री फंड में दे दें? नहीं, क्या चाहते हो, फ्री फंड में दे दें तुमको? भाई कुछ पाने के लिए कुछ परिश्रम करना पड़ता है, क्या किया जाए, मजबूरी है। चलो आगे देखते हैं। चलो, तो ये चीज जान लीजिए, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है, अब इसको आप लोग, अब सब लोग जो है, जब जब क्लास खत्म होगी, ठीक है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आना चाहिए। ये नहीं मैसेज आना चाहिए कि क्लास इज वॉट एवर, क्लास इज दैट, क्लास इज दोज, ठीक है। कुछ पाने के लिए कुछ निकालना पड़ता है, ये आना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन पाने के लिए, सॉरी, एटीपी पाने के लिए, ठीक है, हम लोग क्या निकालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, ठीक है, रेस्पिरेशन, यानी कुछ पाने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ निकालना पड़ता है, निकालना पड़ता है। आज ये नहीं आना चाहिए कि क्लास हम देखो बेटा, डेली एक ना एक क्वार्ट जाएगा, जैसे मेरी तरफ से ये होते ना, जैसे वो फालतू फालतू हम बनाते रहते हैं, ठीक है, तो उस तरह आना चाहिए, वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, आज देखते हैं इतने लोग का कितने लोग को आता है, रेस्पिरेशन पूरी कंप्लीट करके जाएंगे। चलो आज देखते हैं, जो वो एक धांसू सर आता है ना, महाकाल के आशीर्वाद से, आज देखते हैं इसके आशीर्वाद से। चलिए देखते हैं। चलो बेटा देखो, तो यहाँ चीज ये जान लो, ठीक है। दूसरी चीज, ये तो हुआ नॉर्मल कंडीशन, ये पूरी की पूरी कैसी हो गई, ये पूरा का पूरा कैसा हुआ, नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। दूसरा चीज, जब हम लोग माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ठीक है, माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं, ऊपर चढ़ते जाते हैं, या फिर एक्सरसाइज करते हैं, या फिर ऐसी जगह हम लोग जाते हैं जहां पे ऑक्सीजन का लेवल डाउन है, यानी हम बेसिकली बोल दें कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी है, कमी यानी बहुत ही ज्यादा कमी है, ठीक है। तो ये बेचारा जो है वो टूटता है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में। और अब आप लोग बताइए, पहला क्वेश्चन दिमाग, पहला क्वेश्चन आ गया आप लोग में, पहला क्वेश्चन 10 रुपए जीतने का आ गया। बताओ लैक्टिक एसिड के साथ क्या निकलेगा, लैक्टिक एसिड के साथ क्या निकलेगा? गलत, एटीपी नहीं मैंने पूछा है, मैंने एटीपी नहीं पूछा है, ठीक है, एटीपी नहीं पूछा है, जल्दी बताइए क्या निकलेगा, ठीक है, सोच के बताइए, ठीक है। चलो एक बार और, इसको सब हटाओ, हटाओ सब हटाओ, एक बार और क्वेश्चन पूछा है। बताओ लैक्टिक एसिड के बाद प्लस करके मैं क्या लिखूं, प्लस करके मैं क्या लिखूं? रिचा, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, गलत है, तान्या गलत है, गलत है, गुड, गुड तान्या श्रीवास्तव, तान्या श्रीवास्तव, दैट इज करेक्ट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी, एनर्जी विच इज अप्रोक्सीमेटली 2 ATP, ठीक है। देखो बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। तो तान्या, तान्या श्रीवास्तव, यू हैव विन 10 रुपीज, फर्स्ट यू लिसन वेरी केयरफुली हियर, ठीक है, वन बाय वन लिसन वेरी केयरफुली। देखो यहाँ पे, इसको याद करने का तरीका देखिए, याद करने का तरीका देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। जब भी क्या होता है ना, जब भी हम लोग बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करते हैं, खूब ज्यादा से खूब ज्यादा जो है, ट्रेडमिल पे, ट्रेडमिल जो होता है दौड़ने वाला, हम उस पर खूब तेजी से रनिंग कर रहे हैं,
ठीक है, या खुले एटमॉस्फेयर में, ठीक है, खुले मैदान में हम, ठीक है, क्या कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो रनिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो रनिंग करने के बाद खूब ज़्यादा हम लोग के बॉडी से क्या निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि उस समय में लैक ऑफ ऑक्सीजन मिल रहा है, कि जितनी मेरी मसल्स वर्क कर रही है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। जब उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल उसमें अधिक निकलेगा, ये दिमाग में। तीसरा तीसरा आते हैं C6H12O6। सपोज कर लो कि ये जो है वो या तो शुगर केन है या फिर अंगूर है। अंगूर को क्या बोलते हैं, ग्रेप्स। ग्रेप्स लिखे हुए बहुत दिन हो गया ना, इसलिए हमको भूल जाता है कि अंगूर को क्या बोलते हैं, ग्रेप्स, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो ग्रेप्स है उसमें C6H12O6 होगा ही होगा, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है। अब इसको हम लोग सड़ाएंगे, खूब ज्यादा सड़ाएंगे। जब सड़ाएंगे, ठीक है, तो वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन से होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट में होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ईस्ट में होगा। तो ये बनाएगा इथेनॉल, दैट इज अल्कोहल, और रिलीज होगा खूब अमाउंट में वाटर, और प्लस रिलीज होगा एनर्जी, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ATP, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 ATP, ठीक है। तो ये जो लास्ट प्रोसेस बताया आपने, ये वाला, इस प्रोसेस का नाम दे दिया गया, इस पूरे के पूरे प्रोसेस का नाम दे दिया गया फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, ये दिमाग में बैठा लीजिए, फर्मेंटेशन। ये जो फर्मेंटेशन हुआ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कभी कभार क्या होता है ना, क्वेश्चंस जो होते हैं वो इसी से आते हैं। अब बेटा देखो, मुझे अब रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। करते क्या है, यहीं से ये रिएक्शन देख करके डेफिनेशन लिखिए, कुछ नहीं काम है। क्या काम है, यहाँ पे देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, ग्लूकोज है, ये चाहे ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज जो हो रहा है वो टूट रहा है, देखो हमेशा टूट रहा है, ठीक है, टूट रहा है। तो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, और क्या रिलीज हो रहा है, क्या कॉमन है इसमें, तो एनर्जी कॉमन है, ठीक है। एनर्जी निकल रहा है, चाहे वो जितना भी निकले, चाहे एक तरफ 38 निकले, चाहे वो 2 निकले, दैट इज ओके, दैट इज लेफ्ट इट, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है। यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। सबको समझ में आया कि नहीं आया, किसको नहीं समझ में आया दोबारा बताएंगे, जल्दी बताइए किसको नहीं समझ में आया, प्लीज प्लीज बताइए, किसको नहीं समझ में आया। हाँ, गुड अंशुल, अंशुल, दैट इज गुड। देखो बेटा एक बार और देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है बेटा, देखो ध्यान से। जैसे मैथ में तुम लोग कॉमन लेते हो ना, कॉमन, उसी तरह ये है। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे ये ग्लूकोज है, ठीक है, ये बेचारा ग्लूकोज ही कॉमन है इसमें, देखो ये कॉमन है, ठीक है, और तो इधर कोई कॉमन नहीं है। और इधर देखो क्या है, कॉमन है, एनर्जी कॉमन है, ठीक है, एनर्जी कॉमन है। यानी इतना तो पता चल गया कि ग्लूकोज टूट रहा है, देखो ग्लूकोज टूट रहा है तो एनर्जी रिलीज हो रही है, इतना तो पता चल गया। एक कभी ग्लूकोज टूट रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, कभी टूट रहा है लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी बेसिकली मेन पर्पस मेरा क्या है कि ग्लूकोज को तोड़ना, ठीक है। यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। डेफिनेशन शुड बी क्लियर, डेफिनेशन याद नहीं करना है आप लोग को, बस यहाँ पे समझना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा ध्यान से लो, मैंने क्या किया, जैसे मान लो
ठीक है, कि ये बेटा ये है, क्या है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज है, ठीक है, ग्लूकोज। ये एग्जाम में आ चुका है कई बार और आने की उम्मीद भी बढ़ जाती है, ठीक है, ध्यान से देखते चलिएगा, ठीक है। देखिए ग्लूकोज है, दैट इज C6H12O6, C6H12O6, ठीक है। तो मैं ये बोलता हूं कि इसमें अगर नॉर्मली कंडीशन में देखा जाए तो कितने कार्बन है, तो 6 कार्बन है, देखो 6 कार्बन, यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कितने कार्बन है, तो आप बोलेंगे कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज में 6 कार्बन है, ठीक है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम इन दैट। अब आगे चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला बेटा, देखो यहाँ पे ये सारा ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। तो ये क्या ग्लूकोज डायरेक्ट टूट जाता है, तो आप बोलेंगे नहीं, पहले ये बीच में आता है, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, यहाँ पे हम क्या लिखें, जल्दी बताओ, ग्लूकोज टूटता है पहले तो क्या बनाता है, जल्दी आंसर बताइए, पहला आंसर आना चाहिए। गुड सोहम, पायरुवेट, दैट इज गुड बेटा, सोहम का करेक्ट हुआ, अभी तक तान्या और सोहम का करेक्ट हुआ, दैट इज करेक्ट वन। लिसन वेरी केयरफुली बेटा, देखो ये जो ग्लूकोज होता है पहले क्या होता है, ग्लूकोज पहले टूटता है तो बनाता है पायरुवेट, पायरुवेट, या इसी को बोलते हैं पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन 2 मॉलिक्यूल, यानी एक एक एक, जैसे मान लो कि अगर ये ग्लूकोज है, ये बीच में से टूट गया तो 2 मॉलिक्यूल, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये आपको याद करना ही करना, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, अब बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये यहां से यहां तक आने में, यहां से ग्लूकोज से यहां तक पायरुवेट तक आने में 12 स्टेप लेते हैं, लेकिन वो स्टेप आपके कोर्स में है नहीं। 12 स्टेप होता है, वो क्लास 12th के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। यानी कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट इस प्रोसेस को कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस, ये याद कर लीजिए, ग्लाइकोलिसिस, ठीक है। हैव यू ऑल क्लियर दिस वन, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज और लिसिस मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी किसका ब्रेकडाउन, ग्लाइको यानी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ठीक है। यहां तक पॉइंट समझे। अब थर्ड क्वेश्चन पे आइए, थर्ड क्वेश्चन हम आपसे पूछने जा रहे हैं, देखते हैं किसका आंसर आता है, जल्दी 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 कमेंट बॉक्स में चलिए, आप लोग तुरंत कमेंट बॉक्स में चलिए, बताइए कि इस पाथ को क्या कहते हैं, इस पाथ को क्या कहते हैं, जल्दी हम आंसर चाहते हैं आप लोगों से, जल्दी हम आंसर चाहते हैं, पाथ। गुड विनीत, विनीत का सही है। अब यहाँ पे देखो, इस पाथ को यानी यहां से यहां तक आने पे 3 साइंटिस्ट ने इस पाथ को यानी 12 स्टेप को लिख करके बच्चों को दिया था, यानी प्रूफ किया था। वो थे EMP पाथवे, दैट इज इम्बिडेन, इम्बिडेन, मेयर, हॉफ एंड पार्नेल। इम यानी इसका नाम हो गया EMP पाथवे, EMP पाथवे। तो ये एग्जाम में NTSC ओलंपियाड में ये पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द अल्टरनेटिव नेम ऑफ ग्लाइकोलिसिस, तो आप बोलेंगे EMP पाथवे। नाउ इट्स वाज करेक्ट, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब ये जो पायरुवेट होगा बेटा, देखो ये जो पायरुवेट होगा, ठीक है, हम बेटा ये इसके टाइप्स नहीं पढ़ा रहे हैं, टाइप्स आपको पता होंगे, टाइप्स अभी हम यहाँ पे लिखते हैं, देखो ध्यान से। ये जो पायरुवेट होगा, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये टूटता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, अगर कोई भी ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, कोई भी ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, तो हमेशा कहाँ होगा, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताओ, तुरंत बताओ कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है, तो वो किस सेल ऑर्गेनल्स में होगा, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी जल्दी जल्दी। गुड, सचिन का करेक्ट हुआ इस बार, चलो वो कहाँ होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में,
अगर किसी चीज का ब्रेकडाउन, किसी भी सब्सटेंस का ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो हमेशा माइटोकॉन्ड्रिया में होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। तो ये टूट करके बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और रिलीज करते हैं एनर्जी इन द दैट इज अप्रोक्सीमेटली 38 एटीपी। सेम प्रोसेस हम लिख दिए, कुछ नया नहीं लिखे हैं। देखो बस सोचो कि यहाँ पायरुवेट नहीं था, ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटा तो बनाया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी 38 एटीपी। ठीक है, चलिए अब फिर ये जो है ये होगा लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर, हाँ अरे रिचा, रिचा इज एक्टिव नाउ, रिचा गुड गुड बेटा। चलो लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा तो होगा कहाँ पे, क्वेश्चन पूछने से पहले ही आंसर मिल गया, दैट इज साइटोप्लाज्म। गुड बेटा, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में होगा। अभी जब भी कोई सब्सटेंस टूटता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन में टूटता है, ठीक है, तो किस में टूटता है, ठीक है, उस साइटोप्लाज्म में टूटता है, साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल में। ठीक है, तो बताता है ये होगा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2 एटीपी। ठीक है, ये आते हैं, ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन नहीं होगा तो ये भी होगा साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में, लेकिन ये होगा ईस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये बनाएगा इथेनॉल, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी और रिलीज करेगा 2 एटीपी। देखो बेटा, अगर कभी कभार क्या होता है ना कि भूल जाते हो आप लोग, ठीक है, जैसे देखो आंसर का तरीका देखो कि बहुत सिंपल सा तरीका है याद करने का, वो देख लीजिए। अगर बाय द वे कभी आप लोग भूल जाते हो कि यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक एसिड के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड लिखें कि वाटर लिखें, ठीक है, भूलने का तरीका देखो, हम ये वाला तो नहीं बता सकते आप लोगों को, ये वाला हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको भी शर्म आती है बताने में। ठीक है, तो ये नहीं बता सकते, इसको लेकिन बता सकते हैं, तो इसको बता देंगे तो उसको क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, इधर से जब जाते हैं आप लोग, जिसका घर जो है, जिसका गांव जो है वो देवरिया वगैरह साइड होगा, देवरिया के साइड होगा या भाटपरानी के साइड होगा या बिहार के साइड होगा, तो ट्रेन से कभी जाइए, ट्रेन से कभी होते हुए जाइएगा उस रूट पे, तो आपको एक स्टेशन पड़ेगा जिसका नाम है सरदार नगर, सरदार नगर स्टेशन है। वहाँ पे वाइन बनाई जाती है, वहाँ पे मतलब ये मतलब वाइन बनाई जाती है। ठीक है, जो वाइन बनाई जाती है तो उस एरिया में जब ट्रेन गुजरती है तो बहुत तेज बदबू होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ज़्यादा बदबू होता है। वो बदबू तो नहीं बता, लेकिन जो गर्मी क्रिएट होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, क्योंकि वहाँ क्या बन रहा है, इथेनॉल बन रहा है यानी अल्कोहल बन रहा है। हाँ, शुगर मिल साइड भी, हाँ बेटा गुड, शुगर मिल साइड भी ऐसा होता है। क्योंकि शुगर मिल साइड क्या होता है, जैसे गन्ना, शुगर मिल क्या होता है, जैसे गन्ने से मैंने शुगर को निकाल लिया, फिर उस गन्ने को, जो सूखा हुआ गन्ना होता है, उसको मैं उसको क्या करेगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैं उसको सड़ाऊंगा, उससे मैं क्या करूंगा, फिर वाइन बनाने की कोशिश करूंगा, तो ये इथेनॉल हुआ, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये दिमाग में, तो ये दो प्रोसेस जो है, ये दो प्रोसेस होता है वो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन जो कि सबके लिए है, कमेंट बॉक्स में जाइए, देखते हैं कितने लोग आंसर दे पाते हैं। ठीक है, चलिए, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना, क्वेश्चन सुनिए ध्यान से सब लोग, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना, ग्लूकोज का पायरुविक एसिड में चेंज होना यानी बेसिकली हम बोले तो ग्लाइकोलिसिस होना, किस सेल ऑर्गेनल में होता है? आई वॉन्ट द आंसर, आई वॉन्ट द आंसर्स, सोच के बताइए।
सोच के बताइए, सोच के बताइए। चलो ठीक है बेटा, चलो बहुत सही है। नहीं बेटा गलत है, तान्या गलत है। ठीक है देखो, ग्लाइकोलिसिस का, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से ये वर्ड सुनिएगा, बहुत ध्यान से ये वर्ड सुनिएगा। ग्लाइकोलिसिस होना यानी ग्लूकोज का पायरुवेट में चेंज होना, ठीक है, वो होता है साइटोप्लाज्म में, वो होता है साइटोप्लाज्म में। अगर ये साइटोप्लाज्म में होगा तो अब आप लोग बताइए कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगा, जल्दी बताओ। साइटोप्लाज्म में अगर ये रिएक्शन चलेगा, गुड तान्या, तान्या का इस बार करेक्ट है, दैट इज एब्सेंस में। क्योंकि अभी हम लोग बताए हैं कि अगर कोई रिएक्शन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में चलता है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है, और एब्सेंस में चलता है तो वो साइटोप्लाज्म में चलता है। तो यानी ये रिएक्शन अगर साइटोप्लाज्म में चल रहा है तो वो एब्सेंस में चलेगा, ना कि प्रेजेंस में चलेगा। ठीक है, यहाँ तक का पॉइंट पॉइंट समझ में आया सबको? सही यस और नो? सबको समझ में आ रहा है? चलिए बहुत अच्छे, चलिए आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने जाना मोटा मोटा, जो इस पे जिससे क्वेश्चन भी आते हैं कभी कभार, ये ना ये जो बनाया गया है चार्ट, ये से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, हाँ लैक ऑफ, देखो बेटा लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब एक तरह समझिए एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि देखो बेटा एक बात सुनो ध्यान से, सब लोग ध्यान सुनो, दो वर्ड बोला जाता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। मेरे नज़र में दोनों सेम होते हैं लगभग। लगभग क्यों सेम होते हैं? क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन का मतलब, जैसे मान लो कि मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ठीक है, कि तुमसे, मान लो कि तुम कहीं जॉब कर रहे हो, बहुत ध्यान सुनिएगा, वर्ड जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तुम कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, और जॉब जो कर रहे हो तुम, ठीक है, जो जॉब कर रहे हो, ठीक है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है, तभी तभी क्लियर होगा। ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देखो बड़े ध्यान से। जैसे मान लो तुम कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तुम कहीं किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, देखो स्कूल में मान लो तुम एज अ टीचर जॉब कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, टीचर जॉब कर रहे हो, तो तुमको ड्यूटी दी गई है कि तुमको जो है 8 बजे से लेकर के 1 बजे तक, ठीक है, तुमको स्कूल में रहना है। ठीक है, तुमको स्कूल में रहना है, तुमको वहाँ स्कूल का काम करना है। लेकिन कभी कभी तुमको, लेकिन कभी कभी तुमको क्या किया जा रहा है कि 8 बजे से लेकर के 3 बजे तक रुका जा रहा है, लेकिन स्कूल के आने का टाइम सेम है लेकिन जाने का कोई टाइम नहीं है। मान लो कि 3 बजे 4 बजे तक छोड़ा जा रहा है, यानी एक्स्ट्रा वर्क की जा रही है, एक्स्ट्रा वर्क किया जा रहा है। ठीक है, और सैलरी जो तुमको मिल रही है वो 8 से 12, 8 से 1 बजे वाली ही मिल रही है। एग्जाम देखिए बेटा एक बार और बता रहे हैं, देखो ध्यान से। जैसे मान लो किसी तुम कंपनी में जॉब कर रहे हो, ठीक है, तुम कंपनी में जॉब किए, ठीक है, तुम्हारी जो ड्यूटी है वो सुबह की ड्यूटी है, मान लो तुमने 8 बजे से लेकर के तुम्हारी 2 बजे तक ड्यूटी है। ठीक है, तुम्हारी 8 बजे से लेकर के 2 बजे जो ड्यूटी है, ठीक है, तुमको पर मंथ सैलरी मान लो 50,000 मिलेगी। ठीक है, फिर कभी कभी क्या हो रहा है, ठीक है, तो 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, लेकिन 8 से तुम 6 बजे तक ड्यूटी कर रहे हो। कभी कभी मान लो कि हफ्ते में 15-16 दिन हो, अरे एक एक महीने में 15-16 दिन हो जा रहा है, ठीक है, लेकिन तुम इतना मेहनत कर रहे हो लेकिन सैलरी तुमको 1 मंथ वाली मिल रही है। ठीक है,
तो वो तुम्हारे लिए निग्लेजिबल है। निग्लेजिबल मतलब नहीं के बराबर है, क्योंकि तुम ये सोच रहे हो कि हम अधिक अधिक काम कर रहे हैं तो मुझे सैलरी भी अधिक मिलेगी, लेकिन तुमको सैलरी अधिक नहीं मिल रही, तुमको सैलरी 1 मंथ वाली ही मिल रही है। तो सेम कंडीशन हमारा लैक ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली बात। लैक ऑफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है कि हमको जो है ऑक्सीजन एज पर मिलनी है, डेली के डेली जितनी ऑक्सीजन मिलनी है वो मिलेगी, ठीक है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मली मेरी बॉडी फिट हो गई है कि नॉर्मली इस बंदे को इतनी ऑक्सीजन चाहिए, इतना ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन तुम अपने आप को क्या दे रहे हो, ठीक है, तुम अपने आप को क्या दे रहे हो, ठीक है, तुम अपने आप को शॉक दे रहे हो, तुम चले जा रहे हो जिम, ठीक है, तुम रनिंग करने लग रहे हो सुबह, तुम कुछ स्विमिंग करने लग रहे हो, तुम माउंटेन क्लाइंबिंग करने लग रहे हो, तुम अपनी बॉडी को क्या दे रहे हो, शॉक दे रहे हो। तो जितना उसको डेली का ऑक्सीजन मिलता था उतना तो यूटिलाइज करेगा, और ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो क्या होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन ही होता जाएगा। नाउ इट्स क्लियर। लैक ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन की कमी, जितना चाहिए उतना नहीं मिलना, बस सिंपल सी बात ये जानना, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक समझ में आया? चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। हाँ चलो ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम आते हैं, ठीक है। पॉइंट्स जो हैं थोड़ा सा सिंपल भी होंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होंगे, बट थोड़ा सा आप लोग इंजॉय करेंगे उसको। हाँ, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा ह्यूमन बीइंग के ऊपर, ह्यूमन बीइंग के ऊपर आते हैं। देखो बेटा, अगर हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करें, यानी उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करें, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को जान लीजिए। पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो मेन पार्ट है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो यूनिट है वो है एल्वेलाई, ठीक है। बट यहाँ पे हम कुछ कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखो, हम सिंपल सीधी बात बता रहे हैं, ये मान लो, ठीक है, ये मेरी नाक है, ठीक है, इसको मैंने ऐसे बताया है, यहाँ पे छेद है, मेरे नाक का छेद है, ठीक है, और ये है, ठीक है, ये हमारी कुछ पाइप है अंदर, अभी इसकी लेवलिंग हम देखेंगे कि क्या क्या आता है। ये पूरा का पूरा यही से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है। यही पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब यहाँ पे देखो बेटा, पहली चीज डायग्राम बना करके, ठीक है, डायग्राम एकदम सुंदर साफ सुथरा, ठीक है, खूबसूरत डायग्राम बना करके, ठीक है, लेकिन उसको अनलेबल्ड करोगे, मतलब लेवल प्रॉपर लेवल नहीं करोगे, तो काट करके जीरो मिल जाएगा। लेकिन डायग्राम थोड़ा सा कबाड़ है, लेकिन प्रॉपर लेबल्ड हो, दैट वाज ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ पे कुछ कुछ बातें आती हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। ये देखिए, कंडीशंस क्या है, कंडीशंस थोड़े थोड़े बताते रहेंगे। ये एक ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, आप देखते रहिए ध्यान से लोग, इसकी लेबलिंग देखते हैं, ठीक है, बहुत ध्यान से। तो बेटा, यहाँ पे जो लैरिंग्स फेरिंग्स होगा उसको आप थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। मान लीजिए इसके आधे पार्ट पे ऊपर इसका फेरिंग्स हो गया, फेरिंग्स हो गया, ठीक है, और नीचे इसकी लैरिंग्स हो गई, लैरिंग्स हो गई, ठीक है। अब इसको छोड़ दीजिए आप लोग के, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ना, नाक के पोर को बोलते हैं नेजल पोर, नेजल पोर। अब ये पोर के रास्ते एयर इंटर करेगा तो एक खाली जगह में जाएगा, इसको बोल रहे हैं नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, चैम्बर मतलब खाली जगह, याद कर लीजिए,
नेजल चैम्बर, ठीक है। तो जो एयर होगा वो लैरिंग्स फेरिंग्स होते हुए इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस क्या होता है, या ग्लॉटिस कभी कभार इसको बोल देते हैं, एपिग्लॉटिस क्यों बोलते हैं, पहले भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि देखो जैसे आगे अगर फूड पाइप है, पीछे विंड पाइप है, आगे फूड पाइप, नीचे पीछे विंड पाइप है, तो इसके ऊपर एक ढक्कन होता है, इसको बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे कभी कभार आप खेल करके आइए, खूब ज़्यादा खेल करके आइए, खूब मौज मस्ती करके आइए, ठीक है, पबजी वबजी नहीं, वो ग्राउंड वाला, हाँ हाँ, ठीक है, हाँ बेटा सही है सोम, ठीक है। कभी खेल करके आइए, पबजी वगैरह नहीं भाई, बाहर का कुछ गेम खेल करके आइए, यानी आउटडोर गेम खेल करके आइए, ठीक है। और खूब तेज आपको प्यास लगी हो तो आप क्या लगाते हैं, बोतल लगा के पानी पीना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, आउटडोर गेम, गुड बेटा। हाँ क्रिकेट, वॉलीबॉल, ठीक है। तो खूब पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद जैसे ही आप बोतल मुंह से निकालते हैं, आप खूब तेजी से सांस लेते हैं। क्या जब पानी पी रहे थे उस समय आप सांस ले रहे थे, तो आप कहेंगे नहीं, उस समय आप सांस नहीं ले सकते। जब आप खाने को निगलते हैं तो क्या उस समय सांस ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं उस समय नहीं ले सकता हूँ। क्यों नहीं ले सकता हूँ, ये जो एपिग्लॉटिस होता है, जब आप खाना खाते रहते हैं तो फूड पाइप को यानी ओसोफेगस को ये ओपन कर देता है और विंड पाइप को बंद कर देता है। यानी यही हमारे बॉडी में यही एक स्ट्रक्चर ऐसा है कि जो एक समय पे एक काम करने देता है, ठीक है, ये दिमाग में बैठा लीजिए, एक समय पे एक काम। खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाने देगा, सांस ले रहे हैं तो सांस ही लेने देगा, ठीक है। अब इटप्स क्यों आते हैं, हिचकियाँ क्यों आती हैं, वो हम बाद में चलते हैं, आगे चलते हैं, अभी यहीं भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, ट्रैकिया, ट्रैकिया या विंड पाइप, विंड पाइप, ट्रैकिया और विंड पाइप, ठीक है। इसके ऊपर एक रिंग्स होती हैं, उस रिंग्स वजह से रिंग रिंग बनाए हैं, इस रिंग्स को बोलते हैं कार्टिलेजनस रिंग, कार्टिलेजनस रिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उससे बात बताएंगे, देखो बेटा ध्यान से। ये जो ट्रैकिया होता है, ये जो ट्रैकिया आ रहा है, ये दो ब्रांच में डिवाइड हो जा रहा है, इसको बोलते हैं ब्रोंकस, ब्रोंकस, दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ, दैट इज ब्रोंकस, इसको और इसको ब्रोंकस बोलते हैं। ब्रोंकस के ऊपर भी कार्टिलेजनस रिंग होती है, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जो ब्रोंकस होती है वो डिफरेंट ब्रांच में और डिवाइड हो जाती है, जिसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स, 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 ठीक है। हर एक ब्रोंक्यूल्स के टिप पर बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं एल्वियोलाई, और इसी को बोलते हैं यूनिट ऑफ लंग, यूनिट ऑफ लंग या यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि जो गैस का एक्सचेंज होता है ना, हाँ एल्विलर से कभी आ रहा है बेटा, अभी से आ रहा है, ठीक है। जो एल्विलाई जो होती है, जो गैस का एक्सचेंज जो होता है, जैसे हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, वो कौन करता है, एल्विलाई ही करती है। और एल्विलाई के अंदर लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं एल्वियोलर सैक, एल्वियोलर सैक, ये दिमाग बैठा लीजिए। जो इधर वाली लंग्स होती है दैट इज कॉल्ड एज लेफ्ट लंग, और इधर वाली लंग को बोलते हैं राइट लंग, ठीक है। अब देखते बेटा, तो यहां तक का स्ट्रक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हर एक लंग्स के ऊपर एक लेयर रहता है, इस लेयर को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन का क्या काम है, प्लूरल मेम्ब्रेन क्या करती है, वो हमारे लंग्स को शॉक और इंजरी से प्रोटेक्ट करती है। हाँ गुड बेटा पढ़ना, ठीक है। और देखो बेटा, इस प्लूरल मेम्ब्रेन और इस लंग के लेयर के बीच में गैप होता है, उसमें लिक्विड भरी होती है, उस लिक्विड को बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये बहुत बार एनटीएससी में पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि देखो बेटा जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे, हाँ गुड बेटा, देखो बेटा जब हम हार्ट पढ़ाएंगे तो वहां पे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड पढ़ाएंगे, और यहाँ पे क्या है, प्लूरल फ्लूइड है। दोनों में डिफरेंस आप लोग हमेशा एनटीएससी ओलंपियाड में ही पूछा जाता है।
तो प्लूरल फ्लूइड और पेरिकार्डियल फ्लूइड दोनों में डिफरेंस आप लोग जान जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप लोग से क्वेश्चन नंबर 5 पे आएंगे हम आपसे। क्वेश्चन, विच लंग्स इज मोर फंक्शनल, लेफ्ट और राइट? विच लंग इज मोर फंक्शनल, लेफ्ट और राइट? सोहम योर आंसर इज करेक्ट। सोहम आंसर इज करेक्ट, लिसन इट वेरी, हाँ गुड बेटा, देखो ध्यान से, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जो कोई बहुत ध्यान सुनिएगा, देखो बेटा। अब एक और क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। ये जो लेफ्ट लंग है, ये थोड़ा सा कटा हुआ है, इस गैप को क्या बोलते हैं? इस गैप को क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। इस गैप को क्या बोलते हैं, जल्दी बताएं। गुड विनीत, गुड विनीत। ठीक है, देखो बेटा, आप लोग ऑल में कमेंट मत किया करिए, पर्सनल में कमेंट किया करिए बेटा, क्योंकि सब लोग आपका आंसर देख करके कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो बेटा, ये जो गैप देख रहे हैं, दैट गैप इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच क्यों बोले हैं? कार्डियक नॉच का मतलब यहीं पे हमारा हार्ट क्या होता है, हार्ट फिक्स्ड होता है। यहीं पे हम लोग का हार्ट जो है वो यहाँ पे लगा हुआ रहता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। ठीक है, देखो बेटा, अब ध्यान से देखो। जब नॉर्मली कंडीशन से हम बैठे रहते हैं ना, जब नॉर्मली हम लोग बैठे रहते हैं, तो जो राइट लंग होता है वो मोर फंक्शनल होता है। राइट, देखो बेटा, हम बहुत ध्यान सुनो। अब कुछ बातें ध्यान सुनिएगा, ठीक है। कभी भी कोई हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे जैसे ये क्या नाम है, अगर प्रॉपरली जाता है, ठीक है, वहाँ पे क्या नाम है उसका जी, हाँ बद्रीनाथ, केदारनाथ, ठीक है, हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो अगर प्रॉपर तरीके से कोई, हाँ गुड, हाँ ठीक है, हाँ गुड। देखो बेटा, जब जाता है तो प्रॉपर तरीके से अगर वो जाता है तो बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी चेकअप होती है। बॉडी चेकअप क्या होती है, उसको बीपी की शिकायत नहीं होनी चाहिए, वटेवर होना चाहिए, यानी शुगर बीपी ये सब, मतलब लिटिल बिट हो, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। होता क्या है बेटा, जब हम नॉर्मली जब हम बैठे रहते हैं, तो राइट लंग जो है वो बड़ा होता है। राइट लंग क्या होता है, वो बड़ा होता है। ठीक है, ये राइट लंग जो बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, और लेफ्ट लंग, इसलिए इस लेफ्ट लंग जो है वो छोटा है। छोटा इसलिए है क्योंकि उसके कुछ पार्ट में मेरा हार्ट फिक्स है, उसे कुछ पार्ट में क्या फिक्स है, मेरा हार्ट फिक्स है। ठीक है, अब ये जो हार्ट फिक्स होता है, ठीक है, इसलिए राइट लंग ज़्यादा काम करता है, ठीक है, ताकि वो हार्ट के ऊपर प्रेशर ना दबाए, दबाव ना डाले। ठीक है, जब हम लोग रेयर कंडीशन में जाते हैं, यानी जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम रहती है, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन कम मात्रा में रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, तो ऑक्सीजन की कम मात्रा होती है, तो हमारे दोनों लंग्स क्या हो जाते हैं, फंक्शनल हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कभी कभार आप लोग सुनते होंगे, कभी कभार आप लोग देखते होंगे, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा रनिंग करने से किसी पर्सन को हार्ट अटैक आ गया। तो हार्ट अटैक क्यों आया, क्योंकि उस समय दोनों लंग्स उसकी फंक्शन करने लगी, तो ये वाली जो लंग्स है, लेफ्ट लंग्स जो है, वो अगर बहुत तेजी से पंप करने लगी, ठीक है, तो वो हार्ट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, और हार्ट के ऊपर अगर प्रेशर क्रिएट करेगी, तो हार्ट अटैक आने की चांसेस क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी, यानी बढ़ जाएंगी। ठीक है, हाँ समझ में आया, हाँ दैट इज करेक्ट। रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रडिक्शन, हाँ दैट इज करेक्ट, हाँ ठीक है। तो ये चीजें जान लीजिए आप लोग, यहाँ तक समझ में आया सबको, से यस और नो, सबको समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये जो एक लेयर है, इसको बोलते हैं डायाफ्राम। ठीक है, ठीक है, डायफ्राम का क्या 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 होता है कि ये यहाँ पे ये लेयर होती है, यहाँ पे डायफ्राम की लेयर होती है, यानी ये बिलो के, यानी स्टमक के रीजन को ये क्या करती है, लंग्स के रीजन से डिटैच करती है, यानी अलग करती है। इसका और कोई काम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो यहाँ तक का लेयर, यहाँ तक के पॉइंट समझ में आया सबको। ठीक है, देखो बेटा, अब कंडीशन क्या होता है,
कुछ कुछ क्वेश्चन हम आज पूछने जाते हैं, सुनते रहिए ध्यान से सब लोग, आंसर ही बताते रहिएगा, ठीक है। अगर हम लोग सर इतना सारा डायग्राम है, कौन सा इंपॉर्टेंट है बेटा, देखो ध्यान से, मैं कभी भी आप लोग को डायग्राम याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ। अगर डेली का डेली लेक्चर अटेंड करोगे, जब भी लेक्चर आपका होता है अटेंड करोगे, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि आपको न तो एक डायग्राम लर्न करना पड़ेगा, न तो आपको कोई डेफिनेशन लर्न करना है, न तो कुछ कुछ लर्न नहीं करना रहता है बायोलॉजी में। बायोलॉजी में कभी भी कोई चीज़ लर्न नहीं करते, ठीक है। समझ जाओगे, इजी हो जाएगा। ये डायग्राम इतना इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है। चलिए, ठीक है। अब देखो बेटा ध्यान से, हाँ क्या बोल रहे थे, हाँ तो यहाँ पे ये सब बातें हैं। एक बात बताओ, अगर हम लोग खूब तेजी से, ठीक है, सांस को बाहर निकाल दें, सांस को बाहर निकाल दें, तो ये जो ट्रैकिया होता है या ब्रोंकस होता है, क्या वो चिपक जाएंगी? क्या वो चिपक जाएंगी? क्यों? अनमोल गलत है बेटा। क्यों? क्यों नहीं चिपकेंगी? हाँ गुड बेटा। सो देखो बेटा, अगर हम खूब तेजी से सांस को बाहर निकाल देंगे, खूब तेजी से सांस को बाहर निकाल देंगे, खूब तेजी से पूरी की पूरी एक्सेल कर देंगे, ठीक है, तो ये जो होता है, ये क्या बोलते हैं कि ट्रैकिया होती है या ब्रोंकस होता है, वो चिपकते नहीं है। जैसे ये पाइप है, ये पाइप है, जब कब तक फूला है, जब तक इसके अंदर एयर है तब तक वो फूला हुआ है, जैसे ही एयर को निकालोगे पचक जाएंगी। लेकिन इसके केस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि इसके केस में क्या होता है, कार्टिलेजिनस रिंग होते हैं, ठीक है। एक समझ लो एक पाइप है, समझ लो एक पाइप है, तुमने अंदर स्प्रिंग लगाया है और बाहर से भी स्प्रिंग लगाया है, ठीक है। उसमें से एयर भर दिया, ठीक है, तब तो फुल एयर निकाल दोगे तो क्या पचक जाएगी? नहीं, वो पचकेगी नहीं। तो सेम कंडीशन ये है, एक पाइप है, अंदर भी स्प्रिंग है, बाहर से भी स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को मैंने बोल दिया कार्टिलेजिनस रिंग, जो प्रोटेक्ट करती है ट्रैकिया और ब्रोंकस को कोलैप्स होने से ड्यूरिंग फोर्सफुली एक्सपायरेशन। ये दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। ये जो एल्विलाई होती है, वो किस टिश्यू की बनी होती है? आंसर मी राइट नाउ। एल्विलाई जो होती है वो किस टिश्यू की बनी होती है, जल्दी बताइए। एल्विलाई जो होती है वो किस टिश्यू की बनी होती है? ये एल्विलाई, एल्विलाई किस टिश्यू की बनी होती है, जल्दी बताइए। बेटा इपिथेलियल तो होगा, लेकिन किस टाइप का इपिथेलियल टिश्यू होगा? इपिथेलियल टिश्यू को क्लास 9 में बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे, अप्रोक्सीमेटली मैंने 9 टाइप्स पढ़ा है, ठीक है। आप लोग के बुक में केवल 4 ही पार्ट है। देखो बेटा, columnar, some part are columnar but alveoli some parts are columnar, maximum part। अगर पूछा जाएगा एल्विलाई की, एल्विलाई जो बनी होती है वो स्ट्राइएटेड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, स्ट्राइएटेड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ये याद कर लीजिए। ये सब छोटे छोटे पॉइंट जो होते हैं ना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, यही सब एनटीएससी ओलंपियाड में पूछे जाते हैं, फिर आप लोग को कंफ्यूज करके आते हो, ठीक है। डार्क बैंड और लाइट बैंड्स अलग होते हैं। डार्क बैंड्स और लाइट बैंड जो होते हैं वो मसल्स फाइबर में जाएंगे, वो मसल्स फाइबर में जब हम लोग पढ़ते हैं तो डार्क बैंड और लाइट बैंड आते हैं, एक्स रे और वाई रे और जेड लाइन, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स थे, कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, अगर हम लोग पूरा का पूरा, ठीक है, पर्सनली मैसेज करिएगा, ऑल में मत करिएगा, ठीक है। अगर हम लोग पूरा का एक्सपायरेशन करें, यानी पूरी की पूरी सांस को बाहर निकाल दें, ठीक है, एक्सपायरेशन यानी फोर्सफुली एक्सपायरेशन करें, ठीक है, फोर्सफुली एक्सपायरेशन अगर करते हैं तो क्या हमारी लंग्स कोलैप्स हो जाएंगी? क्या हमारी लंग्स कोलैप्स हो जाएंगी? गुड विनीत। क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? गुड सोहम, गुड। देखो बेटा, अगर हम लोग फोर्सफुली एक्सपायरेशन कर दें, यानी फोर्सफुली हम तेजी से क्या सांस को बाहर निकाल दें, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्पेस रहता है, इसको बोलते हैं रेजिड्यूअल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, जो दोनों लंग्स को मिला करके 1.5 लीटर होता है। जब इंसान मरता है,
जब इंसान की डेथ होती है तो सबसे पहले जो लंग्स होता है वो कोलैप्स होता है। जो लंग्स होता है वो क्या होता है? कोलैप्स होता है। ठीक है, क्यों होता है? कि उस कंडीशन में ये रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो होती है वो बाहर निकलती है। ये जो रेसिड्यूअल वॉल्यूम होती है वो बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से लंग्स क्या हो जाता है? चिपक जाता है, एकदम सिकुड़ जाता है। ठीक है, लेकिन जब तक इंसान जिंदा रहेगा तो कितना भी तेजी से सांस को बाहर निकाल लो, ठीक है, कितना भी तेजी से सांस को बाहर निकाल लो, ठीक है, हाँ दैट इज करेक्ट, कितना भी तेज सांस को बाहर निकाल लो, लेकिन ये रेसिड्यूअल वॉल्यूम जो होता है लास्ट में वो निकलता नहीं है। कितना भी तेजी से सांस में, इसको बोलते हैं रेसिड्यूअल वॉल्यूम। तो रेसिड्यूअल वॉल्यूम क्या करता है कि ये कोलैप्स होने से लंग्स को प्रोटेक्ट करता है ड्यूरिंग फोर्सफुली एक्सपायरेशन। ठीक है, सबको समझ में आया? से यस और नो? क्लियर? चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने दें, आज के लिए इतना रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टर्न पे हम सोचेंगे कि इसके कुछ, भाई कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, इसके थोड़े बहुत पॉइंट्स बाकी हैं। हाँ, एल्टीट्यूड एंड सिकनेस। एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा? देखो, एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है कि जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, एल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब ऊपर जाते हैं। सिकनेस मतलब क्या होता है? सिकनेस हमको भी देखना पड़ेगा क्या होता है, क्योंकि थोड़ी मेरी अंग्रेजी थोड़ी तंग है। ठीक है, चलो, तो इसमें कुछ पॉइंट्स बचे हैं। ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स बताएंगे नेक्स्ट टर्न पे। वो वेल मछली का आप लोग जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो पूछिएगा फिजिक्स से और केमिस्ट्री से और मैथ से, टीचरों से। देखते हैं वो लोग आंसर क्या बताते हैं। ठीक है, एक बार आप लोग पूछिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स। चलो।